सूडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस को ज़मीन में चलाने का कोई फ़ायदा है? नीमाटोड के लिए पैसिलोमाइसिस का प्रयोग करना अच्छा है। दरअसल मिट्टी सुधारने का एकमात्र तरीका है बायोमास। तो फिर मैंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा नीचे फंगस ने सब उसको फिल कर दिया। इसका कोई साइड इफेक्ट है पैसिलोमाइसिस का? बैसिलोमाइसिस का कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये तो किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि इतना टॉक्सिक है वो कि कई बार किसानों को लगाते वक्त भी उनको चढ़ जाती है दवा। ट्राइकोडर्मा जिस खेत में चला वहाँ रूट बहुत सफ़ेद आती है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। मैं हूं आज कृषि वैज्ञानिकों के पास। देखिए, खेती में वैज्ञानिक भी जरूरी है, इनके बिना भी हमारा काम नहीं चलना। सारी जितनी जानकारी आज हम लोग जानते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वैज्ञानिक की खोज है। किसान और विज्ञान ये दोनों मिलकर के तबाही भी कर सकते हैं और दुनिया को बचा भी सकते हैं। इन दोनों के अंदर वो ताकत है। तो तबाही तो हमने बहुत कर ली दोनों ने मिलके, अब दोनों मिलकर के दुनिया को बचाने की तरफ चले हैं। तो अब हम बात करेंगे आज कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक हैं हमारे साथ, फसल सुरक्षा के डॉक्टर पिंटू कुमार जी। एकदम यंग और ज़बरदस्त किसानों के लिए काम करने वाले हैं। इनका जोश बहुत शानदार और काबिल तारीफ़ है। फर्स्ट बार जब मैं इनसे मिला कृषि विज्ञान केंद्र में तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक तो यंग वैज्ञानिक, और नहीं तो आजकल तो लोगों में घमंड इतना होता है कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा किसानों के लिए तत्पर हैं। उनको बहुत 24 घंटे फ़ोन पे लगातार लोगों को सुविधाएं, एक दिन में 50 से 100 लोगों को, उससे भी ज़्यादा को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिजिकली यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान कार्यशाला में, और आपका बहुत हम लोग एकदम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जी सर। मैं सीधा फायर करता हूँ। पहला सवाल आपसे मुझे पूछना है, ज़मीन आज फंगस से, बुरी फंगस से, मतलब फंगस तो अच्छी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन बुरी फंगस से किसान परेशान है। जैसे गन्ने का सूखना, गेहूं का सूखना, खड़ी खड़ी फसलें, समझ नहीं आ रहा है किसान को, पकी पकी फसल सूख रही है बिकॉज ऑफ अच्छी फंगस नहीं है। तो आप फंगस के ऊपर हमें ज़मीन में किसान अपने आप को कैसे सुरक्षित करे बिना केमिकल के, एक छोटी सी जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा, कृषि विज्ञान के नगीना से। राहुल जी ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है, बहुत अच्छी पहल है। जो इन्होंने सवाल पूछा वो भी बहुत जायज़ सवाल है, क्योंकि बिजनौर में गन्ना सूखना एक आम बात हो गई है 2-3 सालों में इनमें। आप उस तरीके से बताइएगा कि पूरे भारत के किसानों के काम आए, क्योंकि ये वीडियो और चाहने ये वाले पूरे भारत में भारत के मतलब बिजनौर के किसानों के लिए नहीं जी, पूरे भारत के किसानों के लिए, क्योंकि जहाँ भी गन्ना उगाया जाता है वहाँ पे रेड रोड की समस्या नॉर्मल देखने को मिली है। मैं ये बताना चाहूँ किसान भाइयों को कि जो हमारी वैरायटी है एक 0238, काफ़ी अच्छी वैरायटी रही किसानों के लिए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी दिया उसने। लेकिन इस समय आकर वो रेड रोड की चपेट में आ गई। ये एक बीज जनित रोग है, लेकिन बीज से फैलने के बाद अगर किसी ज़मीन में हम इसको बोते हैं तो वहाँ पर ज़मीन भी दूषित हो जाती है। और अच्छा, फिर ऐसा भी है? ऐसा है, अगर हमने बीज को, दूषित बीज को बोया, जो हमारा एक रेड रोट लगा हुआ बीज था उसको हमने बीज में प्रयोग कर लिया, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन में भी उसका जो पैथोजन है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम वो चला गया। अब अगली बार अगर हम फिर इसमें गन्ना बोते हैं, गन्ना काटने के बाद, तो फिर से उस गन्ने को भी ग्रसित करने का काम करेगा, और यही हो भी रहा है। गन्ना काटने के बाद किसान जब गेहूं की फसल लेते हैं फिर से गन्ना लगाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि फिर से उसका अटैक देखने को मिल रहा है, और ये वैरायटी पूर्ण रूप से जो है फैल हो चुकी है इस समय। अच्छा, जहाँ पे गन्ना नहीं है वहाँ पे भी ये समस्या आती है, वहाँ पे फसलें सूख जा रही हैं, तो किसान फंगस का क्या करे? उसमें रेड रोट के अलावा भी कई तरह के और रोग हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, चने का उकठा रोग आप देखते होंगे, जी जी। ये भी भूमि जनित रोग है, और खड़ी की खड़ी पौधे जो है सूख जाते हैं हाँ इसमें। ये रोग आपका अरहर की फसल में भी लगता है जी, उसमें भी पूरा जो है ना उपजाऊ, मतलब स्वस्थ पौधा पूरा जो है अपना एकदम डाउन हो आकार जाता लेने के है। बाद में सूख जाता है, और जो है ना काफ़ी नुकसान किसान भाइयों को होता है। ये खाली एक फसल मेरे की पास अंगूर प्रॉब्लम। के किसानों के फ़ोन आते हैं, सेब के किसानों के आते हैं कि साहब हमारे पौधे सूख रहे हैं, जड़ों में फंगस नहीं जा रहा है, हमारा बिल्ट लगा हुआ है। तो ये भूमि जनित बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जी उसमें आपका सब्जी वर्गीय फसलों में भी होता है, जैसे आपका कॉलर रूट है, ठीक है जी, डैम्पिंग ऑफ है। ये सब जो भूमि जनित हमारी फंगस है, जैसे पीथियम है, आपका राइजोक्टोनिया है, रेड रोट की मैंने बताया, कोलेट्राइकम फाल्केटम एक फंगस है जो कि भूमि जनित रोग पैदा करती है, और फ्यूजेरियम उक्था जो रोग पैदा करती है वो फ्यूजेरियम है जो ज़मीन में ही पाई जाती है। देखिए, ज़मीन का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहेगा, उसमें हमारे हार्मफुल जो हमारे पैथोजन है, जैसे आपका मैंने अभी बताया कि ये फंगस से रोग पैदा करती हैं,
वो जो है ना हमारी फसलों को नुकसान करेंगे। एक नेचुरल कंपटीशन होता है ये। अगर अच्छे जीवों की संख्या बढ़ रही है तो हानिकारक जीवों की संख्या कम होने लगेगी। जैसे मैं बात करूं ट्राइकोडर्मा की, ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है और बहुत अच्छा काम करती है अगर हम भूमि शोधन में इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ भी मेरा लेक्चर होता है मैं इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि रेड रोड के लिए गन्ने का क्षेत्र हमारा बिजनौर है, ये आप जानते ही हैं। और इवन मैं पूरे जो है ना इंडिया की बात करूँगा कि जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो उकठे की प्रॉब्लम हो, रेड रोड की प्रॉब्लम हो, या जमीनी आपकी फंगस जहाँ भी जमीनी है। की फंगस की प्रॉब्लम हो, तो ट्राइकोडर्मा से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई अच्छा बायो एजेंट। देखिए, बिना खर्चे का, बहुत खर्चा नहीं है इसमें। अगर किसान भाई दवाइयों का प्रयोग करते हैं, फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, तो उनकी लागत बढ़ती है, ठीक है। जमीन भी तो मर रही है। और जमीन में भी जो है ना, कोई भी दवा हो वो ये सोचकर काम नहीं करेगी, या इस किसान अगर डालते हैं ये सोचकर कि हानिकारक फंगस कोई मारती है ये, तो मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि वो भाई ट्राइकोडर्मा गोली को चलेगी उधर से, वो थोड़ी देखेगी कि डॉक्टर साहब बैठे कि राहुल बिल्कुल जवान बैठा बिल्कुल है। बिल्कुल, वो आपने दोनों को बिल्कुल मार सही देगी। कहा। किसी को भी लग सकती है, ठीक है। और वो छोड़ेगी नहीं कि राहुल जवान फौजी हैं तो मैं बिल्कुल इनको जो है बिल्कुल। बख्श दूं और हाँ डॉक्टर बिल्कुल साहब को मैं किल कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारी फंजीसाइड है, जो जमीन में अप्लाई करते हैं किसान भाई, तो वो हमारी, चाहे वो ट्राइकोडर्मा हो, बेवरिया बेसियाना हो, मेटाराइजम हो, वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम हो, जितने भी हमारी मित्र फफूंद हैं, उन सबको भी मारने का कार्य करती है। हम कहीं ना कहीं अगर इस बात को ऐसे कहें कि अगर इन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी ज़मीन को असहाय बना रहे हैं और इनके ऊपर आश्रित बना रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात मैं कहूँगा, सपोर्ट भी करूँगा, यही जी। कहूँगा कि अगर ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, या उस स्तर की आप बीमारी, आपात स्थिति में नहीं है। हाँ, आपात स्थिति में आप नहीं हैं, या ज़रूरत आपको नहीं है उसकी प्रयोग करने की, एक आध पौधा कोई रोगी है, आप उसके लिए भी फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे बिल्कुल हैं। गलत गलत आपने है। ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर लिया, बेवरिया बेसियाना इस्तेमाल कर ली, और उस आराम नहीं मिल रहा है आपको, या आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर सही तरीका होगा ना, आपका तो खैर अनुभव मुझसे बहुत ज़्यादा है, जी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रिजल्ट ना ऐसा हो नहीं सकता अगर किसान सही तरीके से यूज करे तो। मैंने ऐसे आपकी भी किसान देखे हैं जिनका धूप में पड़ा हुआ है 40 मैं डिग्री में आपकी बात को मल्टीपल किया सपोर्ट हुआ। करता हूँ, बहुत सारे फार्मर मेरे पास भी आते हैं जी। और मैं उनसे अनंत जी वो पूछता हूँ, बोरी 3 दिन तक धूप में रखी रहती साहब, कुछ गड़बड़ तो ना होने की। अरे भाई क्यों नहीं होगी। होगी। देखो, एक मित्र जीव है, मैंने कहा ना मित्र जीव है, ठीक है। तो वो जीवित जिंदा जीव फंगस है। है, जीवित है वो। अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ड्राई हो जाएगा, जिसमें आप उसको मल्टीप्लाई मेरे कर एक रहे हैं। किसान है, मैं उनके घर गया तो उन्होंने उनका जो मैंने ड्रम देखा उसके अंदर अनंत कम से कम आधा किलो मच्छर पड़ा हुआ है। अब बताओ वो क्या वो कल्चर नहीं, काम उसको करेगा। कम से कम वहां तो सुरक्षा दो जहां आप उसको पैदा कर रहे हैं। फ्री का है ना वो। हाँ, अगर उसको महंगी इतना, दवाई 1500 की आएगी तो सीसी में ऊपर टांट के ऊपर रखेंगे उठा वो करके। लेते ही आराम करना शुरू कर देती हाँ है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि पैसे खर्च हुए हैं उसमें साइकोलॉजिकल अच्छे। है वो। साइकोलॉजिकली मतलब थोड़ा सा मेंटेन कर लेता है आदमी अपनी साइकोलॉजी, किसान भाई, कि ये महंगी दवा है, आराम जरूर करेगी। जैसे डॉक्टर पे जाते हैं ना तो डॉक्टर बिल्कुल। अगर आपको 1500 रुपये की दवाई दे तो आपको कहोगे यार आराम लग रहा है, क्योंकि वो 1500 की है। और वो कहे ये 5 रुपए की गोली ले लो, कहे आराम ना होगा, डॉक्टर साहब बेवकूफ़ है, इसने 5 रुपए गोली दे दी मुझे तो। ये भी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नहीं, बैठ गया मैं कि इसको केमिकल ही थोड़ा सा समाधान है। आपको मतलब बताना चाहूँ किसान भाइयों को जी। इस बारे में भी। क्या है ना कि अगर हम अपनी सोयल का जो वातावरण है उसको अच्छा रखेंगे, तो ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होते रहते हाँ हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक, इनको ऑटोमेटिक। डालने की जरूरत देखिए, नहीं होती है बस। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस बारे में जी जी कि जी। देखिए, अगर हमारी मित्र फंगस है तो जाहिर सी बात है वो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा रही, जी। फार्मर के लिए बेनिफिशियल हाँ इसीलिए है सीधी वो, सी बात ठीक है। है। तो वो खाएगी क्या? अगर आपके खेत में गोबर की खाद, हरी खाद, सड़ी गली पत्तियां वहां नहीं है, तो उसको खाने के लिए वहां नहीं है कुछ सीधी भी, ठीक देखिए है। बैक्टीरिया जीवाणु छोड़ रहे हैं लोग, जीवामृत धनाधन 4-4 हज़ार लीटर। ओ भैया तूने 40 कुंटल या 100 कुंटल इसके लिए कुछ डाला खाने के लिए? वही तो नहीं कह रहा हूं। डाला तो डॉक्टर साहब वो काम करेगा नहीं। हम लोग भी बताते हैं कि जो है ना 80 से 100 कुंतल जो है ना किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में आप 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला के 8 से 10 दिन छाया में रखें, उसे एक बार पलटाई करें, मॉइस्चराइज रखें, उसको पानी डालते रहें, उसमें गीली बोरी डाल के रखें उस पर। ये आपका 100 किलोग्राम तैयार हो गया, इसको 1 एकड़ में अप्लाई कर दें वापस किसान उसी भाई। में से बचा लो, दो चार बचा लो, पाँच उसको किलो दोबारा फिर फिर यूज मिला कर लो, सकते फिर हैं। हो गया, फिर लेकिन मिला लो, फिर हो गया। लेकिन क्या है ना, वो 80 किलो क्या 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा? नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पे आप गोबर की खाद भी नियमित रूप से दूसरे साल, आप तीसरे गोबर साल की खाद को दवाई बना दो ना। बिल्कुल। आपने 2 कुंटल बना लिया, अब इसको एक ट्राली के ऊपर डालो और 1 महीना का टाइम दो इसको मॉइस्चर छिड़क के। ऐसे भी किसान भाई कर सकते हैं। आप अपने वहीं पे जो है ना मिला के उसमें, वो अपना का जो ट्राइकोडर्मा है डेवलप भी होता रहेगा, और उसकी एक जो कंडीशन है खाद की वो भी भुरभुरी और अच्छी हो डॉक्टर साहब जाएगी। नुकसान तो ये देगा नहीं। कोई नुकसान नहीं है इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने भी तरह के भूमि जनित रोग हैं
ट्राइकोडर्मा उसके लिए रामबाण है, बहुत अच्छा कार्य करता है। हर्जिनियम विरिडी दोनों मिला के या अलग अलग भी उसको आप प्रयोग अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक दोनों को ही। मिला के एक जगह भी मल्टीपल हो सकता है। वैसे तो ट्राइकोडर्मा की बहुत सारी स्पीसीज हैं, जी, लेकिन जो मुख्य रूप से दो ट्राइकोडर्मा ही है विरिडी और मेन जो ट्राइकोडर्मा हम लोग यूज कर हर्जिनियम रहे जो हम हैं लोग जी। यूज करते हैं, वेरिएंट्स भी है, कई और स्पीसीज भी होंगी, लेकिन वो अभी इतना मतलब प्रचलित जो है वो दो ही है। प्रचलित दो हैं और अच्छे से इन पे मतलब रिसर्च हो चुकी है। हाँ, तो इनके रिजल्ट भी बढ़िया हैं। मैं ये कहूँगा एक दो किसान तो मुझे ऐसे मिले कि सर मेरे खेत में रेड रोट आया ही नहीं, तो बड़ा अचंभा मैं हुआ। भी मैं उनमें कहा से एक आपने हूँ। कैसे बचाया आपने? मेरे पास 38 तीसरे साल का है। हाँ, कैसे बचा लिया आपने इसको? तो बोले डॉक्टर साहब मैं तो उसमें ना ट्राइकोडर्मा पानी के साथ चलाता रहा हम्म, और कोई रोग नहीं आया। तो इससे यही जाहिर होता है कि लगातार पॉपुलेशन मेंटेन रही ट्राइकोडर्मा की, और ट्राइकोडर्मा ने जो भूमि जनित रोग था हमारा रेड रोट, उसको गन्ने में नहीं आने दिया फार्मर के यहाँ पर, बिना खर्चे का। अगर मैं बात करूँ खर्चे की भी, तो ये छूट पर देते हैं कई सारी एजेंसीज को। बहुत छूट पे दे रही हैं। 1 लीटर हाँ। से 100 लीटर मल्टीपल भी होता है। और जैसे हम लोग भी बांट रहे हैं किसानों को फ्री में कि भाई 1 लीटर ले जाओ अपने घर पे मल्टीपल करके चलाओ, या अलग आपको ब्लॉक भी दे रहा है, कृषि विभाग भी देता है। बहुत सारे बहुत देखिए स्रोत शुगर कहीं केन से भी हो विभाग भी दे सकते रहा हैं, है। बशर्ते आपको डालने की शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत भी करनी पड़ेगी, हैबिट में लाना पड़ेगा, जी, ठीक है। अभी इसके लिए ना 8 से 10 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, हाँ, अगर आप भूमि शोधन कर रहे हैं। अब उतना समय कोई देना नहीं चाहता, तो समय दें और अपनी खेती को बचाएं, क्योंकि ये जो लगातार आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका रेजिडुअल इफेक्ट भी होता है। इफेक्ट किया ये मार रहे हैं हमें। आज हम आ गए ना उसी स्थिति में 0.35 पे कार्बन आ गया, और हर घर में कैंसर बीमारी डायबिटीज ऐसे है। घर बताओ जहाँ दवाई नहीं खाई जाती अंग्रेजी। अब एक बात और बताइए, अगर 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन का स्टेटस सोयल में है, तो क्या ट्राइकोडर्मा, बेवरिया बेसियाना, मेटाराइजियम, ये जो हमारे मित्र जीव फंगस है, ये वहाँ सर्वाइव करेंगी? नहीं करेंगे जब तक बायोमास नहीं होगा। वही तो, बायोमास होना जरूरी है। वो खाएंगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगी। ये एक ही तरह से कार्य नहीं करती। लोगों में भ्रांति है कि हमने अप्लाई कर दिया, ये अपने आप मल्टीप्लाई होती रहेगी। दूसरी फंगसों को कई तरीके से मारती है। अच्छा, अपने जो इसका कवक जाल होता है उससे उसको कवर कर लेती है, जकड़ लेती है। जकड़ लेती है। दूसरी बात, इस तरह के कुछ केमिकल भी छोड़ती है ज़मीन में, जिससे दूसरी फंगसों को जो है ना उधर रूट तक पहुंचने में आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं। इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से होती है कि और फंगसों को मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी डॉक्टर साहब, जी ट्राइकोडर्मा में जिस खेत में चला वहाँ रूट बहुत सफ़ेद आती है, देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि और मतलब एक्सट्रीम ग्रोथ है रूट्स की। ये इस तरह की फंगस है कि ये जो है ना हमारे सड़े गले पदार्थों को खाती हैं। तो ये रूट जोन में रहती है, जो प्लांट के द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थ हैं या उसकी सड़ी गली जड़ हैं, उनको खाती है। हरी जड़ को नहीं खाती है, जो हमारी ओके, जीवित जड़ है उसको नहीं खाएगी। तो उससे क्या होगा ना, एक इसको नेचुरल सुरक्षा मिल जाती है पैथोजन से, जो हमारी रोगकारक फंगसें हैं। तो जड़ों का विकास अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि उनको रोकने वाला तो कोई है नहीं वहाँ पर। जो भूमि की जो टेक्सचर है वो भी थोड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसके होने से वहाँ पे जो है ना जड़ों को फैलने में आसानी होती है, एक तरह की सुरक्षा मिल जाती है। बहुत बढ़िया। जी। और एक मेरा सवाल और था। मेरा क्या, किसानों के सवाल हैं जो मैं लिख कर आया हूँ। इस जमीन के कीड़े और बीमारी पे और बात कर लेते हैं। फंगस तो चलो हमने कंट्रोल कर लिया। देखिए जमीन अच्छा, में, सूडोमोनास और बेसिलस सबटिलिस को ज़मीन में चलाने का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल ये भी हमारे, देखिए शूडोमोनास हम लोग रिकमेंड करते हैं। अभी एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जी, हम लोग के यहाँ योजना भी चल रही है, जी, और जी, इसके जी। बारे में हम फसल लोग अवशेष बताते भी प्रबंधन। हैं। तो उसमें जो हमारे फसल अवशेषों को सड़ाने के लिए देते हैं, सूडोमोनास इसमें रहते हैं, कई तरह के और मित्र जो बैक्टीरिया हैं वो हैं। तो उसका क्या काम है, पत्तियों को जल्दी सड़ा देते हैं। पहले तो हम लोग उसको ना घोल बना के प्रयोग कराते थे, लेकिन अब एक रेडी टू यूज़ मतलब आ गया है, पाउडर फॉर्म में है, उसको आप सीधे घोल के प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई, और उसके बेहतर रिजल्ट हैं। बस इतना हो कि खेत में नमी पर्याप्त हो, क्योंकि जब तक नमी नहीं रहेगी माइक्रोब्स अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी जीव को नमी जरूर चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, ठीक है। अब बिना मॉइस्चर के काम मॉइस्चर नहीं के काम चलेगा। नहीं करेगा। तो अगर मॉइस्चर अच्छी रहेगी खेत में और आप इसका स्प्रे करेंगे तो पत्ती को गला देता है। कई फार्मर्स ने यहाँ तक बताया मुझे कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसकी। नीमाटोड के लिए पैसिलोमाइसिस का प्रयोग करना अच्छा है बिल्कुल। किसान के लिए? देखिए, पैसिलोमाइसिस एक एग पैरासाइट फंगस है, जो नेमाटोड के एग को मारने का, खाने का काम करती है। जो उसके एग का जो है ना, अगर मैं, नेमाटोड वैसे बहुत तरह के हैं, आप सरल भाषा में समझा अगर दीजिए, सरल किसानों भाषा में वाली भाषा समझाऊं में। मैं, तो जैसे मुख्य रूप से किसान भाइयों ने जो है ना रूट नोट नेमाटोड को देखा होगा, जी, जो मोटी जड़, मोटी गांठें हो जो जाती हैं। मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं जोड़ों में, वो एक जो है ना जड़ गांठ रोग है। जी, और ऐसा नहीं किसी एक पौधे में लगता हो, सब्जी की तो लगभग मोस्टली क्रॉप में लगता है। जैसे आपका भिंडी हो गई, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गई, ठीक है। और कुकुरबिटेसी जो आपकी क्रॉप है, इसमें कद्दू, आपका लौकी, इनमें बहुत
करेला बहुत प्रचुर मात्रा में इसकी जो है देखने को मिलता है। लगातार अगर सब्जी खेती कर रहे हैं फार्मर तो उस फील्ड में नेमाटोड की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। और इसका ना जितने भी तरह के नेमेटिसाइड थे वो लगभग बैन ही हो चुके हैं। कार्बोफ्यूरान और हैं भी तो बहुत और महंगे बहुत हैं, महंगे भी हैं, टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हैं। बहुत महंगे हैं। अब मान के चलिए कि 250 ml पर एकड़ का है, बहुत महंगी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हम्म। और लगभग 3,000 रुपये के आसपास का पड़ेगा 250 ml, बहुत उसका ज़्यादा ना कॉस्ट। मैं राहुल जी इतने के तो बैंगन नहीं बिकते आदमी के, इतने के दूसरी दवाई आ किसान जाए। भाइयों को बताना चाहूंगा कि इतना टॉक्सिक है वो कि कई बार किसानों को लगाते वक्त भी उनको चढ़ जाती है दवा। इसका कोई साइड इफेक्ट है पैसिलोमाइसिस का? पेसिलोमाइसिस का कोई साइड इफेक्ट नहीं ये है। तो प्राकृतिक है, नेचुरल, जमीन में था, जमीन नेचुरल से जमीन में था, साइंटिस्ट ने विशेष कोई सेलेक्ट साइड किया। इफेक्ट इसका नहीं है, बस थोड़ा सा केयर रखें, ठीक है। जो वो हाथ है अपने उसको मतलब ग्लव्स लगा के साफ यूज सफाई करें, जितना साफ सफाई ज़्यादा रखें, रखेंगे, अपनी और आंखों के पास तक उसको बिल्कुल, ना जाने दें, क्योंकि कई बार संक्रमण होने के चांस रहते हैं बैक्टीरिया के। अगर घाव है कहीं। हाँ, घाव भी है कहीं, आंखों के आसपास ना ले जाएं और थोड़ा केयरफुल ही प्रयोग करें। जी। ये एक एग पैरासाइट फंगस है और जितने भी उसके एग जमीन में रहेंगे वो उनको हैच होने से पहले ही खाती रहेगी, तो इसकी पॉपुलेशन नेचुरली कंट्रोल हाँ, होती खुद ही रहती है। कंट्रोल हो जाएगी। मैंने कई बार यहाँ तक भी ऑब्जर्व किया जब मैं पढ़ रहा था कि कुछ रूट्स मैंने निकाली, तो उन रूट्स के आसपास से मैंने जो एगमास लिए तो वो मैंने हैच होने के लिए पानी में रख दिए, और बाद में मैंने देखा वो सारे नेमेटोड जो नीचे प्लेट में आए थे, जिस पेट्री प्लेट में मैंने उसको रखा था, वो सारे अपने आप ही किल हो गए। तो ये तो मुझे बड़े, केचुए जैसा होता है ना? हाँ वो छोटा होता है केचुए आपने जैसा ही। मुझे दिखाया था एक बार हाँ स्लाइड में। जी। तो क्या रहता है कि वो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे मर गए सब। तो फिर मैंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा, देखा नीचे फंगस ने सब उसको किल कर दिया था। अच्छा, वो आपने मिलाई थी फंगस उसके अंदर? नहीं, वो नेचुरली जड़ के पास थी पहले से ही। मैं जब काम करता था तो वो कल्चर जो है ना वहाँ, अच्छा, वो चलाए हुए थे कभी, हाँ या कल्चर नेचुरल? चलाया था मैंने उसमें, यही देखने के लिए कि ये काम करती है कि नहीं करती है। अच्छा, आपने पहले कल्चर डाला था, हाँ फिर आपने उस जगह से वो रूट ली, हाँ फिर आपने उनको ट्राई किया कि मरते हैं कि नहीं मरते हाँ। हैं। तो तो कुछ मैंने समय के देखा बाद उसमें आपने, वो ट्रैपिंग फंगस थी, पूरे नेमेटोड उसने ट्रैप कर दिए। तो पेसिलोमाइसिस तो बहुत अच्छी फंगस है, एग्स को खा के उन्हें किल कर देती है, उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती आगे, और ना बढ़ने की वजह से हमारे जो पौधे हैं बच जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा इसका एफर्ट भी नहीं लगाना आपको कि बहुत महंगा खरीदना है या बार बार उसकी केयर करनी है, बस आपको उसको जो है ना जो चाहिए एक तो होता है। जमीन का वातावरण हाँ, बना के वातावरण रखना है, बना और के रखना कंटिन्यूटी इनकी थोड़ी सी है। एक जी, दो साल के लिए रख लो, बाद में नेचुरली होगा। चलता एक रहता है। एक और मेरा सवाल था इसी को लेकर के कि वाइट ग्रब से किसान बहुत परेशान है। देखिए, ये कई सारे इंसेक्ट हैं, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा इस पे कि उठा लिया करो जिसका भी आए। देखिए, वाइट ग्रब है, टर्माइट है, ये ना जड़ को खाने वाले इंसेक्ट हैं। रूट बोरर है, तो ये जमीन में ही रहते हैं, और इनको भी खाने वाले कुछ इनके बायोजेंट मित्र फंगस हैं हमारे पास में, ठीक है। जैसे बेवरिया बेसियाना है, बेवरिया बेसियाना बहुत ही अच्छी एक मित्र फंगस है, जिसको किसान भाई अगर प्रयोग करेंगे, ये भी लार्वाज को, जो उनके लार्वा होते हैं और अंडे, उनको खाने का काम करती है ज़मीन में। अगर इसका हम किसान भाई प्रयोग करते हैं तो जितने भी तरह के, जैसे आपका टर्माइट है, टर्माइट हमेशा कॉलोनी में रहती है, तो अगर 2-4 टर्माइट उससे ग्रसित हो गई और वो अपनी कॉलोनी में जाएंगी तो कहीं ना कहीं अपने साथ में बेवरिया को भी ले जाएंगी, या कुछ पॉपुलेशन ग्रसित हो गई हमारी टर्माइट की तो पूरे झुंड को बेवरिया नष्ट कर देगी, और आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के या केमिकल न लगाने से निजात मिल जाएगी। बिना केमिकल के नियंत्रण हो गया आपका। दीमक का भी नियंत्रण ये करता है। बिल्कुल दीमक का नियंत्रण करता है, या आपका व्हाइट ग्रब का नियंत्रण करता है जी। रस चूसक किलो के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ना बात करें सोयल बॉन्ड की, तो उसमें सबसे बेस्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। मेरे विषय में हाँ, कई बार किसान जो है ऊपर भी वर्टिसिलम लगानी भी प्रयोग कर हाँ, सकते हैं। वर्टिसिलियम को काफ़ी अच्छा काम करती है लैकानी। आपकी जो ये होपर वगैरह हैं, रस चूसने वाले कीट हैं मैंगो में, तो इसमें कई फार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, जैसे ट्राइकोडर्मा का भी कुछ लोग स्प्रे करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं जड़ों में, ऊपर भी स्प्रे करते हैं। अच्छा, एक चीज़, दो चीज़ और मैं आपसे पूछना हम्म। चाहूँगा। मेरे दो चीज़ें छूट गई थी इसमें, मेटारिजम एनिसोप्ले और बैसिलस थोरेंजेसिस, ये दोनों का ज़मीन में क्या प्रभाव है? जो बैसिलस थ्रोजेनेसिस और मेटारिजम दोनों ही इंसेक्टिसाइड के रूप में हम यूज़ करते ऊपर हैं तो एज ए इल्ली के लिए बायोएजेंट, हमने ठीक इससे है। कंट्रोल करके इल्ली के देखा। लिए भी काम करता है ये बीटी, जी ठीक जी। है। जो है बैसिलस थ्रोजेनेसिस, और मेटारिजम मेटारिज्म, नीचे क्या इनका? नीचे भी इनका अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। क्या होता है ना, जो हम लोग इसको डालते हैं बीटी को, बैसिलस थ्रोजेनेसिस को,
तो ये एज ए इंसेक्टिसाइड, एक तो इसमें से बहुत तेज गंध आती जी। है, आपने देखा भी होगा। हाँ, तीखी आती है। ठीक है, एक तो आपको निजात मिल जाएगी, जो दूसरे आवारा पशु हैं वो भी आपके हित में नहीं आएंगे। एक सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ये हो गई। अच्छा। दूसरी बात, हाँ, और स्मेल, कई बार ना स्मेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हाँ, करती बहुत है। बड़ा। ठीक है, अगर खेत में वो मतलब स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं रहेगी तो इंसेक्ट अपने आप जैसे मुंह पर, सूडोमोनास है, वो हाँ, इंसेक्ट, वो फंगस, वो इंसेक्ट जो है उसे वो पसंद नहीं करते हाँ, उसकी स्मेल तो को। उससे मूव कर जाएगा वो दूसरी साइड, तो आपकी फसलें से बच जाएगी। दूसरी बात, ये मतलब रिसर्च हो चुका है इस पे अच्छे से, कि बीटी जो है ना बहुत अच्छा काम करता है स्प्रेन फॉर्म में भी। ठीक है, इंसेक्ट के अगेंस्ट बीटी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, रिकमेंडेशन भी है कि कई जगह पे, कई फसलों में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप किसान भाई इसको यूज़ करेंगे, सस्ता और सुलभ है, मिल जाए आपको, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। सॉयल हेल्थ को देखते हुए, किसी इंसेक्टिसाइड का यूज़ ना करते हुए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, अगर हम जितने फंगसों के हमने नाम लिए, हम्म, हम इनको सभी फंगसों को अगर प्रयोग करते हैं हम्म। अलग अलग मल्टीपल करके, हाँ, हाँ, मिलाते समय एक साथ डाल दें या खेत में चला दें, तो पूर्ण रूप से सुरक्षा किसान को आज के दौर में, अगर वो बायोमास उसकी ज़मीन में अच्छा है तो मिलने की संभावनाएं हैं देखिए, आपके साइंस के हिसाब से। हम लोग ना जब इनको प्रयोग कराते हैं, तो प्रयोग करने के बाद में अगर बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही कि पॉपुलेशन कम हुई है। कम हुई है, और बायोमास ज़मीन में होना बायोमास जरूरी है इनके लिए। जरूरी है, अगर वो खाएंगी नहीं तो फिर सीधी सी काम बात कैसे है, करेंगी। हम कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक नहीं मिले तो हम यहाँ क्या करेंगे। बिल्कुल, अगर हम नहीं होते तो फिर आप क्या पूछते किसी से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जरूरी है उसके आना लिए। पड़ेगा आज के दौर में, और कोई रास्ता नहीं है आज भारत के पास खेती में बैकअप अपना बनाने का। और हम कृषि प्रधान देश हैं, अगर हमारे देश में खेती चलेगी डॉक्टर साहब, तो हम तो कहीं के नहीं, नहीं हम हैं। उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं कि अभी ना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर किसान भाई ये सोचेंगे खेती करने का क्या लाभ। सोचेंगे कि सोच रहे हैं, आज हाँ। हर किसान लगभग लगभग कर्ज में है। हम्म, आप भी एक हम्म। किसान परिवार से हैं, बिल्कुल। भले ही आप आज साइंटिस्ट हैं, मैं भले ही नहीं, सेना में नहीं, रहा, मैं लेकिन मैं किसान का बच्चा हूँ। बिल्कुल। हम लोगों को एक दर्द पता है कि गन्ना डालने से पहले और गन्ना पड़ने के जिस दिन मिल बंद हो जाती है ना, उसके 1 महीने के बाद फाइनल पेमेंट जब जेब में आ गया, और तब से लेके अक्टूबर के महीने तक, अगर दीपावली की मील चलने से पहले आ गई तो गन्ना कोल्हुओं पे जाता है। किसान के पास ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं है बात उसके ये है ना, पास वो आज। पैसा को तो चाहिए, त्योहार दवाइयों मनाने के के लिए पैसा चक्कर में चाहिए। कृषि कार्ड निकाल करके पूरा लोन में किसान दबा पड़ा है। पहले इतनी बीमारियां कहाँ थी। पैदा तो हमने की ना, देखिए, माचिस की तिल्ली और बीड़ी लगा के। अगर हम जो है ना सॉइल के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होगा। जितने भी हम केमिकल यूज करते हैं, क्या सारा, ज़्यादातर किसान ये सोचते हैं डॉक्टर साहब, मैं क्षमा चाहूँगा, कोई बात नहीं। कि मैं माचिस की तिल्ली लगा के मेरी पुरानी पोल्यूशन, अरे पोल्यूशन एक अलग मुद्दा है यार, हमारी किसानों की इतनी चीज़ें पोल्यूशन नहीं करती, उससे ज़्यादा तो कारखाने कर रहे हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन की छोड़ो चिंता, ये जो बायोमास पड़ा है ना जिसमें माचिस की तिल्ली दिखा रहा हो, ये अमृत है इस ज़मीन के लिए। अगर ये फूक गया तो फिर किस चीज़ में बैक्टीरिया पालेंगे बताओ। देखिए, अगर बायोमास की आप बात करते हैं, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग 10 कुंतल पराली जलाते हैं, जी छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ, जी। या अनुमान गन्ने है, की पत्ती। गन्ने की पत्ती कोई भी पौधा, अच्छा, देखिए ओके। ये पुराल के बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जितना पौधा न्यूट्रिएंट लेता है जमीन से, वो सारे जो न्यूट्रिएंट हैं गन्ना वो बनने में या बीज बनने में यस, प्रयोग नहीं होते। उनमें से बहुत सारी मात्रा हमारी पत्तियों में, तने में, जो सूखा तना है उसमें रह जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। मोर देन 90% वो पड़ा रहता है उसी में, हाँ, वो वापस उसी जमीन में जाना उसको चाहिए। जमीन को ना फिर से रिकवर एक करता है, वो चक्र nutrient है देता दुनिया का, हाँ। और हम माचिस की तिल्ली दिखा के खेल खत्म कर देते हैं। अगर 10 कुंतल पुआले की मैं बात करूं, तो उसमें 400 किलोग्राम तो ऑर्गेनिक कार्बन उससे बनना था, जैविक कार्बन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लगभग 5.5 किलोग्राम उसमें नाइट्रोजन थी, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस था उसमें, 1.2 किलोग्राम सल्फर था उसमें, लगभग 25 किलोग्राम उसमें पोटास थी, और आपका 50 से 70% जो है ना उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट थे, जो उसने लिए थे उसके अवशेष में रह गए। वो हमने जला दिया तो क्या हुआ, वो अपना राख के फॉर्म में डेवलप हो गया, हमने चेंज हो नोट गया। जला ठीक दिया है, अपना, ये समझ लो बस एक ये मान तरीके से। लीजिए। और जलाने से जो ऊपर की सतह गर्म हुई, ठीक है, जिसमें हमारे लाभदायक ट्राइकोडर्मा भी वही था, बेवरिया बेसियाना भी वही थी, पेसिलोमाइसिस भी वही थी, वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम भी वही थी, उनके अवशेष फॉर्म में थे वो वहीं जब पे। ठीक है, टेम्परेचर 60 डिग्री गया जमीन का, डोमिनेंट भी है तो वहां पे है। ये भी अगर गए 6 इंच तक। केचुए की बात करो तो केचुए के अंडे भी वही थे। हाँ, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लोग ना हाई टेम्परेचर पे किल हो जाएंगे। 60 डिग्री तक जाता है जलने के बाद। ऊपर की सरफेस गर्म होती है, जहाँ पे अच्छी ऑक्सीजन होगी तो वहीं पे भी यही लोग डेवलप करते हैं, इनके अंडे भी वहीं रहते हैं, ऊपर की 15 से 20 सेंटीमीटर जो लेयर होती है। ठीक है, इसको ऐसे मान लो कि 100 के नोट के ऊपर एक सिक्का चिपका हुआ है, शादी में जैसा हमें मिलता है जी, कहीं जी। से, और हमने वो सिक्का निकालने के लिए 100 के नोट में आग लगा दी, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 100 कम कर दिए 1 रुपया बचाने के चक्कर में। वो गया हमारा। हाँ, तो ये कह जरूरी सकते है, हैं। और बहुत बढ़िया। मैं अच्छा,
जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं यही बता रहा था कि ये जो आपने जला दिया, अब कितना बड़ा लॉस हुआ। बहुत बड़ा। और इसको कौन खाता? ये सब हमारे माइक्रोब्स, बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई होते हैं वहां पे। तभी तो फंगीसाइड और कीटनाशक लेने जा रहे हैं दुकान पे, वही बात है। ट्रैप में फंस गए, जो समझ नहीं पा रहे। जो किसान भाई इस जो है ना मेथड को जान गए हैं ना, वो कभी नहीं जलाते, इनको मिट्टी में मिला देते हैं। और उनके खेतों की फसल देख के ना हम लोग भी जाते हैं जब विजिट पे, तो बड़ी खुशी होती है। कुछ फार्मर्स तो इतने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो जान चुके हैं कि इनको जलाना नहीं है, इनको मिट्टी में मिलाना है। डॉक्टर साहब, मिट्टी सुधारने का एकमात्र तरीका है जी। बायोमास। दुनिया में इसके अलावा कोई तरीका दूसरा नहीं है जो आपकी मिट्टी को सुधार दे। ये किसानों को समझना पड़ेगा आज की तारीख में। आप ये जान लीजिए कि ये जितनी भी फंगसों के हमने नाम लिए, जी ये सब सोयल से ही निकाली जाती हैं। हाँ, कहीं तो यहीं कहीं से हो कहीं रहा है। बाहर से नहीं आती है। कहाँ से? कि कोई बरगद के पेड़ के नीचे का सैंपल ले लिया हमने, हाँ, हमने सैंपल लिया कहाँ का? आपके पीपल के पेड़ के नीचे का सैंपल ले लिया, किसी बाग का सैंपल लिया। जहाँ पे हमारी रूट्स, आप मुझे थोड़ा करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ हाँ तो। हाँ, कोई भी ऐसा पुराना पौधा जहाँ पे रसायन प्रयोग ना किया हो, उसकी जड़ें जो न्यूट्रिशन बॉडी से निकालती हैं माइक्रोब्स को आमंत्रित करने के लिए, तो रूट राइजोस्फीयर के पास में बहुत ज़्यादा जीवाणुओं की कॉलोनी होती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स है वो वहाँ मिलते हैं, वहाँ से इसको आइसोलेट करते हैं लोग। वहीं से निकालते हैं। मैं खुद भी कभी कभी कुछ जो है ना, मैं भी जंगल में कई बार गया, मुझसे भी लड़के मेरे साथ बोलते हैं कि भैया आप ऐसे जंगल में चले जाते हो, तेंदुए चीते। मैं बोला यार प्रकृति के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं खाएगा। और ये थोड़ा सा फौजी हैं तो हम लोगों को उतना ट्रेनिंग तो है कि पता चल जाता है कि जंगली जानवर आसपास में, चिड़ियों की आवाज़ से पता चलता है कि नहीं उस तरीके का। तो मैं जब उस जंगल की मिट्टी देखता हूँ ना डॉक्टर साहब, मज़ा आ जाता है देख के। ऐसा स्पंज, गदगदापन, खुदा हुआ, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया हाँ। किसी केमिकल से, फंजीसाइड से, ना 100 इंसेक्टिसाइड साल से। से कोई गया नहीं जंगल में। मैं उसकी मिट्टी उठा के ना कुछ प्लेटों में लगा के देख रहा था, जी। तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स आए और अच्छा। बहुत सारी बेनिफिशियल फंगस थी वहाँ पे। कुछ एंटी भी, मतलब नेमेटोड फंगस भी थी, मैंने चेक किया उसमें। तो उससे ये पता चलता है कि पीपल के और बरगद के या अन्य कोई पेड़ है पुराना, जहाँ पे हम किसी केमिकल का, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, तो वहाँ पे आज भी इनकी पॉपुलेशन अच्छी बनी हुई है। अच्छा, लोग ऐसा बोलते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी भी अगर नंगी है तो वहाँ से मिट्टी ना लें, अगर पत्तों से ढकी हुई जगह है और नमीदार है, वहाँ की मिट्टी में ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं। आप ऐसा कुछ? पत्तियों को हटा के देखना नीचे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पत्ती गिरी, फिर उसके बाद और पत्ती गिरी, तो एक लेयर बन जाती है, एक के बाद एक के बाद एक। और जो सबसे नीचे की पत्ती होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू कर देती है। आप उसको हटा के देखना, आपको जैसे केचुए की खाद होती है ना, इस तरह की मिट्टी की सिचुएशन ब्लैक कलर की मिट्टी, ब्लैक कलर की। अगर 2 इंच 3 इंच तक काट के देखो तो कलर एकदम डिफरेंस समझ आप में कभी आएगा। भी देख लेना, उसमें पानी जो है ना नीचे चला जाता है आराम से। कभी वहाँ हाँ, पानी भरा वहाँ मत रुकता देखना, नहीं है। तो मुंह अभी कर तो जाता पहाड़ों है। से इतना पानी रिस के और वो जंगल से रिस के बाहर निकलता है, नदियाँ। तो बहुत अच्छा वो मिट्टी होती है। मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग जीवामृत बनवाते हैं, तो उसमें उसी का इस्तेमाल कराते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। कई सारे क्या उस किसान, जंगल की मिट्टी को ला करके प्रिजर्व किया जा सकता है? आप उसको लाके उससे बेनिफिशियल जो है माइक्रोब्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका यूज भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे एक मैंने सामान्य किसान। अभी इतनी मिट्टी को लाके डालना भी काफी खर्चीला मतलब होगा किसान खर्चीला के नहीं, लिए। जैसे सपोज करो मैं घूमने गया हम्म। और मैं वहाँ से अपना आधा मिट्टी भरी, मैंने वो वैसी वाली आधी बोरी अपनी गाड़ी में रख के ले आया। थोड़ी अब मिट्टी मैं ले जब आए भी आप गोबर की खाद बना रहा हूँ, हाँ, ये कर 2 सकते मुट्ठी हैं। उसके ऊपर छिड़क दी मैंने। ये कर सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया जीवामृत और घंजीवार हम लोग बनाते हैं, तो उसमें जो है ना, ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी बहुत है। हाँ, वो 250 से 500 ग्राम के आसपास, 250 कम से कम, तो और ये बोरी साल भर चल जाएगी किसान की। आराम से चल जाएगी। इसको ऐसी जगह पर रखे जहाँ इसमें पे थोड़ी सी डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। मॉइस्चर हो, ठीक जी। है, नमी की जगह पर रखे, बहुत ड्राई ना होने पाए ये, ठीक है। जूट की बोरी में संभाल हाँ, के इज्जत से रखो उसको। बीच बीच में अगर आपका जाना हो तो बीच बीच में मिला सकते हैं, बहुत लंबे समय तक यूज हाँ, ना या करें। मॉइस्चर उसके अंदर मेंटेन होना चाहिए। हाँ, वैसे तो ये डोरमेंट हो जाते हैं जितने भी तरह के आपके जीव हैं, क्योंकि अगर हम देखें ये आते कहाँ से हैं हर बार, जी। ठीक है, तो वो डोरमेंसी में रहते हैं। जब इनको फेरोल कंडीशन मिलती है तो बाहर आके फिर से अपना जो है काम कर देते हैं शुरू। जैसे आपके खेत में अगर 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन है तो क्या निकल के करेंगे बाहर, वो जब खाने के लिए कुछ नहीं सही है। बात है। हाँ भैया। ऐसे ही मान लो जैसे आप डोरमेंसी में थे, हम आए, हमने बोला डॉक्टर साहब बैठो कुर्सी पे, आप एक्टिव हो गए, आपके अंदर का वैज्ञानिक जाग गया। थोड़ी सी जगह मेरे पास किचन गार्डन की जी। है। मैं देखता था पहले उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि केमिकल यूज होता होगा या कोई खेती नहीं करता होगा उसमें, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा डेवलप किया किचन गार्डन के रूप में। अभी मैं जब भी उसमें कुछ कार्य करवाता हूँ या खुद भी करता हूँ तो केचुए निकल जाते हैं। कई बार तो केचुए कट भी जाता है खुरपे से या फावड़े से, तो उसमें केचुए अपने आप ही कहाँ से आ गए, मैंने तो डाले नहीं वो, तो नेचुरल वहाँ पे नेचुरली थे वहाँ पे, ठीक है। मनुष्य ने उत्पादन की दौड़ में ये सोच लिया कि मैं प्रकृति से आगे चला। देखिए, प्रकृति से सुंदर रचना आप नहीं बना सकते, प्रकृति से ज़्यादा आप उत्पादन नहीं ले सकते। Lying in the dark.